बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। बदलाव की सहाफ़त और ये जो सफ़र हमारा है ये रोज़ अव्वल से ही जारी है, लेकिन आज भी हमने एक अहम मौजू चुना है आप सब नाजरीन के लिए। हमारी कोशिश यही होती है कि किसी ना किसी तरह आप सब लोग जो हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि किस तरह से हम अपने मुआशरे को, हम अपने निज़ाम को ठीक करें, उसमें सुधार लाएं। बहरहाल आज का अहम मौजू है कि हम अपना जो अदलिया का निज़ाम है या अदल और इंसाफ के हवाले से जो लोग इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे हम क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम की बात करें या बाकी जो रूटीन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उस हवाले से बात करें, आज हमारा मौजू यही रहेगा कि उसमें किस तरह से हम असलाह कर सकें, किस तरह से असलाहत कर सकें। ये सबसे बड़ा सवाल आज हम अपने पैनलिस्ट के साथ उठा रहे हैं। हमारे शो में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो मुअज़्ज़ज़ और मारूफ मुमताज़ वकील, लेकिन उससे पहले आप तक कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात की तादाद 1 करोड़ पहुंच गई है। बिल्कुल नाज़रीन, आप सही सुन रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात पहुंच गए हैं। इसलिए ये तमाशा नहीं है, ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। इसे सीरियसली लीजिएगा, एहतियात करिएगा, हाथ मिलाने से एहतियात और जो इज्तिमात है उनसे गुरेज करिएगा। हमारे जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त कई एक लोग इसे काफ़ी ईजी ले रहे हैं। ईजी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने घरों के अंदर रहिएगा। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तब जाके अपने घर से बाहर निकलिएगा। बहरहाल अगर हम पूरी दुनिया में अमवात की बात करें, 5 लाख के करीब लोग इस बीमारी में मुब्तला होकर अज़जान हो गए हैं। मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात की तादाद 4,40,000 पहुंच गई है, जबकि 14,000 के करीब जो लोग हैं वो इस बीमारी की वजह से जाँ भाग हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस बीमारी ने जो है पूरी तरह से आम इंसान को परेशान करके रखा है। लगभग 6,100 के करीब पॉजिटिव मामलात पाए गए हैं, जिनमें से 85 के करीब लोग अभी तक जो हैं वो मर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ज़िला श्रीनगर, जहां पर कुल मिलाकर अमवात की तादाद 19, बारामूला दूसरे नंबर पर 16, जबकि कुलगाम तीसरे नंबर पर 10 लोग अभी तक इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। श्रीनगर में कुल मिलाकर मुस्बत मामलात की तादाद 695, कुलगाम में 693, इसी तरह से बारामूला में 636 के करीब लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। बहरहाल ये थी कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी, लेकिन हमारा जो मौजू आज का है वो काफ़ी अहम मौजू है। हमने ये मौजू इसलिए चुना है क्योंकि जो लोग इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग हर रोज़ अपने घर से निकलकर दूर दराज इलाकों से आके अदालतों का रुख करते हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, हमारे निज़ाम से इंसाफ और अदल की गुहार लगाते हैं, आखिरकार उन लोगों के हवाले से बात करना भी हमारा हक है। आज हम इसी हवाले से सवाल भी उठा रहे हैं और इसी हवाले से जवाब भी मांग रहे हैं उन लोगों से जो लोग अदालतों में वकील बनते हैं, जो लोग अदालतों में उन लोगों के वकील बनते हैं जो इंसाफ मांग रहे होते हैं। बहरहाल उससे पहले देखते हैं कई एक लोगों के साथ हमने बात की, लेकिन स्पेसिफिकली आप सुनिएगा कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है इंसाफ की पुकार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज हम विकास को छोड़ के इंसाफ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि विकास के हवाले से हमने बहुत सारी बातें की। अब वो बातें सेक्रेटरीट तक पहुंचनी चाहिए, हुकूमत जो है या हुक्मरान जो हैं उनके कानून तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज हम अदलिया के हवाले से बात करते हैं, अदल और इंसाफ के हवाले से बात करते हैं। क्या वाकई हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम जो है, क्या उसमें रिफॉर्मेशन या सुधार लाने की ज़रूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी हवाले से आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने कई एक लोगों से बात की, कई एक लोगों से हमने जब बात की अदल और इंसाफ के हवाले से, उनकी ये शिकायत है कि शायद उनको अदालतों में कई एक दिहाइयाँ जो हैं उनका इंतज़ार करके फिर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ा, और लतीफ़ा के हवाले से आपको मैं बता दूं, इनका ताल्लुक़ मार्कीपुरा से है। 1998 में
इनके जो फादर हैं मुबैना तौर पर उनका कत्ल किया गया, लेकिन आज तक अदालत में केस जो है वो चल रहा है, सिलसिला जारी है, लेकिन अदल और इंसाफ कब मिलेगा? सवाल ये है, बहरहाल सवाल हम पूछते हैं सिस्टम से कि अगर इनका बाप कत्ल किया गया, ये जानना चाहते हैं कि उनका कत्ल किसने किया। ये सवाल जो है जुडिशरी को इसका जवाब देना होगा। हमारे साथ लतीफ़ा इस वक्त मौजूद है। जी, मुझे समझाएं कि कहाँ पे ये हुआ और कैसे हुआ ये, और अब आप क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मे नाम लतीफ़ा, अस मार्गपुरा पटन रोजान। अस फादर 1998 मज कोरुक तम सुन कत्ल, पत तम कतिल 2 वरियन बंद। 2000 मज गई बेल, तन पे रोट अस कोर्ट हेयरिंग कंटिन्यू वुनिक तान। फाइनल स्टेज तथ कहें ये कि जन अस गवाह तम्प्लीट सबूत ते, मगर कतलन सफाई गवाह कहें तथ सिर्फ ग कोर्ट हेयरिंग आज पगह सबस इथे कन ग बे जन तम कतिल आज तम सख्ती अनान मज तारीख नेरान पत तम वन अस एक्सकर्शन। तमो यूत थ्रेट थोमुत मारो तुम सारी। हर दो ये नेरित जनित नेरान गर कि मैं गुस इंसाफ मिल, मगर सह मिलान कहें ये कि जन वनकस गई 2 वरी आज प्रारान 2 वरी गो तुम प्यारान। 1998 मज 10 अप्रैल यह, मगर वनिक तान मिलान इंसाफ कहें। कत्ल कित गनो? कत्ल गुत लड़ाई गम तो तम लड़ाई गम बचन दोन तो पत गो छुट्याम 6 बजे नैसर गुमुत जंग स्टार्ट। मोन फादर गर कहें युथे तम गर सहनस मज चाय तमन वोन कतलन एक तुहस बाबथरस सनिस लड़क से लड़ाई तुम गंडो सहन। यमो वन कह गंडो सबस वनकस शाम। तथ मंजूर अहमद रतर तम लगो गो सैर। मोन फादर नमे आमुत, पत तम तथ ओनमुत बेलच कोड़मुत बेलच दब गुजरे रमजान पे न जाने इतने कैसे लोग होंगे और इस अर्ज़ वतन के कितने मजबूर लोग जो हर रोज़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं इस गर्ज से कि उनको इंसाफ मिले, उनको इस अदलिया से इंसाफ मिले। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिफॉर्मेशन, सुधार की ज़रूरत है। चाहे हम अदलिया की बात करें, पुलिस की बात करें या मीडिया की बात करें, जितने भी इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं, एक बार कम से कम हुक्मरानों के साथ साथ सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि लतीफ़ा और उसके भाई जैसे कितने भाई बहन होंगे जो अपने माँ बाप के कातलों के हवाले से इंसाफ का इंतज़ार करते होंगे, जो उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी के हवाले से इंसाफ का इंतज़ार करते होंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे लोग इंसाफ मांग रहे हैं। कई एक लोग ऐसे भी हैं जो 2 दिहाइयों से अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा अपने मुमताज़ जो हमारे मेहमान हैं, 2 मारूफ वकील जिनका ताल्लुक शिमाली कश्मीर के साथ है। एडवोकेट नीलोफर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो एडवोकेट हिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हिलाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, एडवोकेट नीलोफर जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे बता दीजिएगा कि ये जो खासकर क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, अंग्रेज़ों के कानून आज भी हम लागू कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में, क्या इस रियासत में कोई हुकूमत या कोई ऐसी आज तक जो है सरकार नहीं आई जिसको ये लगा कि कम से कम अंग्रेज़ों के वो कानून छोड़ के हम कम से कम ये कानून जो है इंसानों के लिए बनाएं ताकि इंसान को वक्त पर इंसाफ मिले? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। 70 साल हो गए हैं हमारी जुडिशल सिस्टम को बने हुए, लेकिन देयर इज़ मच टू बी से अबाउट द जुडिशल सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ों के कानून हैं वो चले आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन उनमें तरमीम भी होती है, और उन तरमीमों को आगे लेकर जो हमारा ये जुडिशल सिस्टम है आज से 70 साल पहले जो था वो काफ़ी चेंज हो गया है, वो ओवरहाल बहुत हद तक हो गया है। आपको पता होगा कि अगर कहीं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या सेंटर के साथ, इट इज़ ओनली द जुडिशरी एक्ट्स एज द नेशंस मॉरल कॉन्शियस।
जो है ये हमारा जुडिशरी है, इट डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पीपल। तो ये जुडिशरी है, इट्स नॉट लाइक दैट कि जो लॉ अंग्रेज़ों के टाइम पर थे वो अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कवानीन हैं जो रिडंडेंट हो गए हैं, विद द पैसेज ऑफ द टाइम्स दे हैव बीन डन अवे विद, उनको रिपील किया गया है। और काफ़ी कवानीन जो है सिचुएशंस को देखकर, हमारी कंडीशंस को देखकर और हमारे रहन सहन के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा निज़ाम बदलता है, वक्तन फ़वक्तन उनकी तरमीम भी की जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये निज़ाम भी बदलता है और साथ में प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है कि काफ़ी टाइम भी लगता है किसी केस में, उसमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे कवानीन में कहीं ना कहीं खामी होती है, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस होनी चाहिए हमारे जुडिशल सिस्टम में वो रुक जाती है। जी एडवोकेट नीलोफर जी, हिलाल साहब अगर आप मुझे सुन रहे हो, एडवोकेट नीलोफर जी बहरहाल वकालत ही करती हैं जो कवानीन हैं। मैंने इनसे सवाल पूछा था, सवाल का जवाब नहीं मिला, वहाँ पे इन्होंने वकालत की, सिस्टम की, निज़ाम की। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हिलाल साहब, आपसे ये जवाब मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, आखिरकार उनको 20 साल क्यों लगेंगे इंसाफ ढूंढने में? मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ आपसे, और मुझे उम्मीद है कि हिलाल साहब आप ईमानन इसका जवाब देंगे। देखिए शाहिद साहब, आपको बगौर उसमें जानना पड़ेगा कि जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक़ है और इंसाफ, लोगों को इंसाफ दिलाने का ताल्लुक़ है, उसमें हमें एक चीज़ को बड़े माइन्यूट से देखना है कि जुडिशरी का रोल क्या बनता है उसमें। वहाँ इंसाफ किसको मिलेगा? दोनों को इंसाफ की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ तक एक्यूज़र का सवाल है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्या उसने जुर्म किया या नहीं किया। जहाँ तक जो उसका उस हादसे का शिकार हुआ है, क्या उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि एक्यूज़र को पेनल्टी मिल, उसको पेनलाइज किया जाएगा, चाहे पनिशमेंट मिले, चाहे कुछ। इसलिए एक जुडिशरी का एक अहम रोल बनता है उसमें। जिसलिए अंग्रेज हम ये कहते हैं कि वी हैव टू ऐसे जुडिशरी को, जो भी जुडिशल ऑफिसर होता है उसको बड़े माइन्यूटली देखना पड़ता है, ताकि कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए। अब ये सवाल रहा आपका कि फिर यहाँ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। हमें देखना है कि जो प्रोसीजर हमारा है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो उसमें एविडेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। एविडेंस का बहुत रोल होता है कि एविडेंस, एक जो पुलिस ऑफिसर्स हमारे, जो प्रोसिक्यूशन विंग होती है हमारी, उसने केस कैसे बनाया, आयोग साहब ने केस कैसे फ्रेम किया, जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन थी, जिस वक्त कोई भी क्राइम हुआ उसकी क्या नवीयत है, तो उसको देखना, उसको परखना, उसके हर एक पहलू को देखना, ये एक जुडिशियल ऑफिसर की एक जिम्मेदारी होती है। और अगर हम ये कहें कि वहाँ से आए, चालान पेश हो गया, तो 2 दिन में किसी को सज़ा दे दो, किसी को छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर दुनियाई तौर पे हम देखेंगे, जब सबसे पहली बड़ी अदालत, तो नहीं हिलाल साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 दिन में सजा किसी को दे, ये पॉसिबल नहीं है। मैं भी बिल्कुल इसके साथ हूं कि अगर 2 दिन में किसी को सजा मिले वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम 6 माह आपके लिए काफी है, 1 साल काफी है। 20 साल जो नहीं, आप सुनिए मेरी बात, 20 साल जो इंसान इंसाफ का इंतजार कर रहा हो, मुझे बताएं उनके साथ वो इंसाफ है कि नाइंसाफ? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आप इस पर भी एक गौर करने की बहुत चीज जरूरत है। जी, आप बताएं। प्रेज्यूम आप कर लीजिए कि आज 2020 में कहीं कोई मर्डर केस मर्डर हो गया, उसके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, 2 साल 3 साल में वो ट्रांसफर होते हैं, आईओएस ट्रांसफर हो जाते हैं, बाकी चीजें ट्रांसफर होती हैं, उनको बुलाने में सिस्टम में खराबी है। प्रोसिक्यूशन, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल्कुल हिलाल साहब, नहीं, आप सुनिए, सिस्टम में खराबी है। सिस्टम में किस सिस्टम में? सिस्टम में नहीं, सुनिए मेरी बात, सिस्टम में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। यही सवाल मैं नीलोफर, पहले इसका जवाब पूरा सुनिए। आपके सिस्टम में, किस सिस्टम में? जब प्रोसिक्यूशन, आप डरिए मत हिलाल साहब, डरिए मत हिलाल साहब, मैं ओपनली कहता हूं कि सिस्टम में खराबी है, सिस्टम में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। आप ओपनली बता दीजिए। देखिए शाहिद साहब, वही तो सुन लीजिए पहले। यू आर अ जर्नलिस्ट, यू शुड हैव द हैबिट टू लिसन। आप नहीं, आई हैव हैबिट टू लिसन। प्लीज ट्राई टू लिसन। आप देखेंगे डिले कहां होता है। वही जो सवाल आपने किया उसका जवाब सुनिए आप। डिले प्रोसिक्यूशन साइड में होता है, क्योंकि जो विटनेसेस होते हैं, जुडिशरी का रोल इतना होता है कि दे हैव टू कॉल दिस विटनेसेस। उसमें सबसे जो लाइतुल लाल हो जाता है
वो हो जाता है प्रोसिक्यूशन विंग की वजह से। जब वो लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसके लिए एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को अगर आप देखेंगे, जुडिशरी इज फॉलोइंग दैट प्रोसीजर माइन्यूटली। उसमें एक तरीका होता है, पहले समन निकलती है एक विटनेस को, जब समन कर लिया जाता है उसको, उसके बाद वही ना डिले जो भी होता है वो सिस्टम की वजह से ही होता है। एक आम इंसान उसके लिए पे क्यों करेगा? सवाल तो यही है, सवाल तो यही है। बिल्कुल हिलाल साहब, I'll come back to you. I'll come back to you. एडवोकेट नीलोफर जी, आपने शुरू से ही वकालत की है, शुरू इस डिबेट में भी अपने सिस्टम की, अपने निज़ाम की, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप आज वकालत करो। आप उन लोगों की वकालत आज करो जो इंसाफ ढूंढते हैं, जिनको कई साल तक जो है इंसाफ के हवाले से इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैंने ये सवाल आपको इनिशियली पूछा था, क्या नीलोफर जी आपको लग रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मैं अभी भी आपको ये कहता हूं कि ये शायद 1860 से लेके आज तक शायद इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अगर आप कहते हैं कि तब्दीली आई, तब्दीली ग्राउंड पे रूनमा होनी चाहिए। ग्राउंड पे जब आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आती है तो मैं इससे यही कहूंगा कि ये अंग्रेजों का कानून है। आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आप जिस निज़ाम की बात कर रहे हैं वहाँ पर मैं आपको एक कहना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि हर एक क्राइम में जो है उसमें 5 पार्टीज होती हैं। इन्वेस्टिगेशन से लेकर, क्राइम करने से लेकर विक्टिम तक, विटनेसेस, साथ में फिर पुलिस, फिर जो रोल बनता है लॉयर्स का, उसके बाद जज का। तो इस पूरे सिस्टम को जब तक ये कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेंगे, कोऑर्डिनेशन का मेरा मतलब है जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले ही जब कोई क्राइम सरजद होता है तो वहां पर जरूरी है कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है उसमें आपका एविडेंस होना है। वो एविडेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम द विक्टिम इटसेल्फ, इफ ही सर्वाइव्स, इफ और शी सर्वाइव्स फ्रॉम दैट कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो विटनेस सिस्टम का होना, साथ में विक्टिम का होना, फिर एक्यूज्ड, फिर उसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन चलती है उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि उसमें सुपरविजन ऑफ कोर्ट्स का नहीं होता है। इट इज टोटली विद द पुलिस अथॉरिटीज। बट रिफॉर्मेशन तो यही है ना नीलोफर जी? नहीं मुझे बता, लेट मी कंप्लीट इट। उसके बाद क्या है, फिर जब चालान पेश हो जाता है कोर्ट में, देन कम्स द रोल ऑफ द लॉयर। Role of the lawyer investigation में भी है, but he cannot directly interfere into the investigation. He can be the part, he can just watch the proceedings जो वो हो रही है इन्वेस्टिगेशन के वक्त, लेकिन वो इंटरफेयर डायरेक्टली उसमें नहीं कर सकता है, ना ही हमारे कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते हैं। साथ में इन जो 5 ये जो चीज़ें हैं, इनका कोऑर्डिनेशन में चलना तब पॉसिबल है जब टाइम बाउंड सिस्टम में आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, फिर जब जाकर चालान आपका पेश होता है, फिर विटनेस आना चाहिए, एंड ही और शी शुड डिपोज द सेम थिंग व्हाट हैज बीन डिपोज्ड बिफोर द पुलिस एजेंसीज एट दैट टाइम व्हेन देयर स्टेटमेंट्स वाज बीइंग रिकॉर्डेड। उसके बाद फिर जज का काम होता है और लॉयर का काम होता है हाउ टू डिफेंड। चूंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ लिक्यूना रहता है, या कहीं ना कहीं आपके जो एविडेंस चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं लिक्यूना होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, इवन इफ offense has been committed, even if it has been committed, because of the reason या तो आपकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट रह गया है, या जो विटनेसेस कोर्ट में आते हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं बोलते हैं कोर्ट में, उसकी वजह से कन्विक्शंस नहीं हो जाते। नहीं, रिफॉर्मेशन फिर किसे कहेंगे? नहीं नीलोफर जी, मेरा तो डिबेट यही है। नहीं आप सुनिए मेरी बात, रिफॉर्मेशन फिर किसे कहेंगे? रिफॉर्मेशन तो यही है ना, अगर हमारा किसी जगह लूप होल है, फॉर एग्जांपल आपने अभी कहा कि प्रोसिक्यूशन का डिले, पुलिस का डिले, इन्वेस्टिगेटिव जो अथॉरिटीज हैं उनका डिले, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो जुडिशरी रिफॉर्मेशन आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जुडिशरी का अपना एक ऑटोनॉमस तरीका होना चाहिए, उसमें इवन पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना चाहिए, इनके अपने इदारे होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशरी सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पुलिस सिस्टम। उनका अपना एक मैं तो वही कहता हूं मेरे कहने का जॉब ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द लॉयर और द जज टू गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। दिस पार्ट होली एंड सोली लाइज विद द पुलिस एजेंसीज। अब उसमें कुछ रिकमेंडेशंस, मुझे बता एक सेकंड, ये कानून इंसान ने ही बनाया ना? ये कानून इंसान ने नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए, अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, लेजिस्लेचर्स ने बनाया है, इंसान ने बनाया ना, इसमें लूप होल्स हो सकते हैं ना? क्यों नहीं हो सकते? तो आजकल के दौर में अगर आपको लग रहा है कि जुडिशरी को ज्यादा पावर देने की जरूरत है, रिफॉर्मेशन की जरूरत है, तो आप इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जुडिशरी को आप एक्स्ट्रा पावर कहां पर देना चाहते हैं? मैं तो वही कहता हूं, इन्वेस्टिगेशन के मामले में नहीं, मुझे बताएं डिले कहां पे हो रहा है? नहीं, डिले कहां पे हो रहा है? लेट्स मेक इट, नहीं, डिले कहां पे हो रहा है? डिले, अगर डिले नहीं,
अगर डिले श्योरली देयर इज नीड ऑफ रिफॉर्मेशन बट नॉट इन दिस मैटर। कोर्ट जो है वो खुद इन्वेस्टिगेशंस करे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अंडर देखिए नहीं, प्रोसिक्यूशन किसके साथ होता है? प्रोसिक्यूशन का काम कोर्ट्स के साथ होता है ना, राइट? वो कोर्ट्स के अंदर ही होते हैं ना। तो इसी तरह से अगर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कोर्ट्स जो है मॉनिटर खुद करें इन्वेस्टिगेशन को, तो उसमें क्या है? देखिए मुझे बताएं, उसमें क्या मतलब, उसमें क्या उसमें तरमीम नहीं की जा सकती? क्या कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाई जा सकती है? नहीं, कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जहां सू मोटो जो है, आपने देखा होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वो काफी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, जो सुपरवाइज करने की वो कोशिश करते हैं। जी जी जी। तो उसमें काफी ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर उनका सुपरविजन होता है, लेकिन डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है कोर्ट्स की, दैट कैन नॉट बी देयर बिकॉज देयर इज लॉ, देयर आर सेट अथॉरिटीज देयर जिनको ये काम करना है। मैं तो वही लेजिस्लेशन की बात ही कर रहा हूं ना। मैं तो चलिए मुझे बताएं एक सेकंड। हिलाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन नीलोफर जी आपका जवाब मैं लेना चाहूंगा कि आज तक जस्टिस वीएल जो है मलिमात की रिपोर्ट, क्या आज तक वो इम्प्लीमेंट की गई? देखिए उसमें काफी चीजें हैं जो वही, वो तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव करने की बात है ना। मैं वही कह रही हूँ। देखिए 2000 में उसकी वो जो बनाया था कमीशन, जो एनडीए गवर्नमेंट थी उन्होंने वो कमीशन बनाया हुआ था। देन द रिकमेंडेशंस वर सेंट टू एट दैट टाइम के जो थे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे एल के अडवाणी साहब, तो उनको उन्होंने रिकमेंडेशंस 158 रिकमेंडेशंस दे दी। उन 158 रिकमेंडेशंस में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस है उनको ऑलरेडी पहले ही माना गया है, उनको कवानीन की शक्ल में लाया भी गया है कुछ, लेकिन उसमें अभी भी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी। जैसे उसमें एक ये चीज़ था कि आप जर्मनी के तर्ज पर यहाँ की इन्वेस्टिगेशन है उसको लाइए। जर्मनी के तर्ज पर मतलब कि उनका ये काम है कि जो उनके जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, दे सुपरवाइज आवर ऑल इन्वेस्टिगेशंस। राइटली सो, अगर सुपरविजन कहीं जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स का होगा तो हो सकता है कि जो लिक्यूना कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन पार्ट में रहता है, वो लिक्यूना बिकॉज ऑफ द नेचर के उनको शायद नॉलेज नहीं होती है प्रॉपर, तो वो कम हो सकते हैं। और साथ में कुछ और चीज़ें भी उन्होंने रिकमेंड की हुई थी, जैसे राइट टू साइलेंस है। जैसे मेरा राइट है साइलेंस, इफ यू आस्क मी एनी क्वेश्चन कि अगर मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट मी इंडिविजुअली, इट्स नॉट इनकम्बर्ड अपॉन मी टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो उसमें ये रिकमेंडेशन की कि राइट टू साइलेंस जो हम आर्टिकल 21 क्लॉज 3 में देते हैं, ये रिकमेंडेशन आप खत्म कीजिए। आप इसमें एक एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ कीजिए जो अगेंस्ट एक्यूज्ड के हो, ना कि एक्यूज्ड के फेवर में हो। तो ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस, या उन्होंने कहा फीमेल्स के लिए भी रेप केसेस है, बाईगेमी है या एडल्ट्री है, उसमें आप फीमेल्स जो इन्वॉल्व है, उनकी मर्जी है, दे आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दोज क्राइम्स, तो उनको भी आप इन्वॉल्व कीजिए। इसका मतलब है कि उनकी रिकमेंडेशन जो भी थी कमीशन की, वो इंप्लीमेंट आज तक नहीं की। अगर नहीं, आई नेवर सेड दिस, आई सेड मैक्सिमम मैं कहता हूं आपके कहने से क्या होगा? आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, ऑलरेडी दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। अब कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ आप सुनिए मेरी बात, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं की गई। नहीं, कौन सी नहीं इनकम आप मुझे बताइए कौन सी नहीं हुई है? फिर क्रिमिनल मुझे बताएं आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कन्विक्शन रेट क्या है? देखिए कन्विक्शन मुझे बताएं ना, कन्विक्शन रेट क्या है? चाहे वो 10% ही हो या वो इट इज 16%। सुनिए इट्स 16%। आई टेल यू व्हाई कन्विक्शन रेट। मैं हिलाल साहब, उस पे मैं आना चाहूंगा, ये आपके सवाल का जवाब था। हिलाल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं। हिलाल साहब, आपसे मैंने इससे पहले भी सवाल पूछा था कि किस तरह से जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं उनको कैसे हम इंसाफ दिलाएं। बहरहाल, कहाँ आपको लग रहा है कि रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है? आपने इससे पहले प्रोसिक्यूशन की बात की, पुलिस की बात की, क्योंकि नीलोफर जी ने भी कई एक अहम बातें कही। आप मुझे बताएं, आपको कैसे लग रहा है कि इंसाफ डिलीवर करने में तेज़ी लाई जाए और हर एक इंसान को ये लगे, उसको एक भरोसा बैठे? देखिए, इस वक्त मैं एक बात आपको ओपनली कह दूं हिलाल साहब, जो हमारी अदलिया है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, कहीं ना कहीं एक आम इंसान नाराज़ है उससे, आप माने या ना माने, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां पे इंसाफ हासिल करने में देर लगती है बहुत ज्यादा। आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए शायद साहब, एक चीज़ आप बड़ा देख लीजिए इत्मीनान से, आप मगर इत्मीनान से बात सुनिए पहले। बिल्कुल, क्योंकि आप इत्मीनान से बात सुनिए कि जो आपने सवाल किया कि लिक्यूना कहाँ है, हमें ये देखना है सबसे पहले कि क्या हर एक केस जो भी जुडिशरी में आता है, जो एक जज साहब के पास आ जाता है, इज दैट वाटर टाइट केस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देखेंगे लिक्यूना कहाँ है, जो आपने अभी सवाल पूछा, लिक्यूना आप देखेंगे, लिक्यूना हमारे
पुलिस डिपार्टमेंट जो प्रोसिक्यूशन विंग का हो, जो पुलिस डिपार्टमेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन बेसिकली वही होता है। क्योंकि यू विल नेवर फाइंड ए केस, आपने अभी शायद आप बात भी कर रहे थे कि कन्विक्शन रेट इज नॉट देयर, बिकॉज वाई, बिकॉज उसमें लेक्यूना कहाँ है? जो भी केसेस आपके सामने आते हैं, कोर्ट्स के सामने पेश हो जाते हैं, उनमें लेक्यूना ही लेक्यूना होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रखा होता है। इन्वेस्टिगेशन वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। एक हवालदार आयो होता है केस का। आप खुदारा मुझे बताइए, एक मैट्रिक पास लड़का है, टीडीसी पार्ट फर्स्ट पार्ट लड़का पढ़ा है, वो इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकता है? मुझे ये बता दीजिए खुदारा। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि कम से कम हर एक पुलिस स्टेशन में एक लॉ ऑफिसर होना चाहिए था। ये भी जो आपने पहले भी शायद क्वेश्चन, ये एक लॉ ऑफिसर होना। मैं तो उसी के साथ हूं। देखिए हिलाल साहब, प्लीज या तो मुझे मुकम्मल करने दीजिए, तब मैं कंटिन्यू। एक लॉ ऑफिसर होना चाहिए, एक कम से कम जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर पुलिस नहीं होनी चाहिए थी, जिसके चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो एनडीपीएस हो, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो आम नवियत का केस भी क्यों ना हो, उसको और उसके बाद उसको लाना चाहिए था जो पुलिस, उसको जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अब जो लॉ ऑफिसर वहां होता, पुलिस में तैनात एक लॉ ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर रैंक का लॉ ऑफिसर होता है, वो देखता है कि क्या वेदर द केस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली, whether it's a watertight case, whether we can prove the case in the before the court, because a judge has to deliver the justice. He is not living in, we are not living in anarchy, where we are not living in democracy. We are living in a democratic setup, and we have to see how we can give a good justice system to the common people. सो वो कॉमन पीपल को कैसे जस्टिस सिस्टम देगा? ये जो भी है वो हमारी हुकूमत, जो भी लेक्यूनस आप ढूंढ रहे हैं जुडिशल सिस्टम में, वो बेसिकली वो लेक्यूनस हमारी लेजिस्लेचर में है। हाँ, लेजिस्लेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल। सेकंड पार्ट बनता है, वो लेजिस्लेशन से नीचे जब आते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर्स, वेदर इज एसएसपी, डीआईजीज, ऑल द रैंक्स जो है कि वो बिल्कुल हिलाल साहब, मैंने आपका पॉइंट पिक किया, आप देखिए आप जो बक है वो पास कर रहे हैं पुलिस की। नो आई एम नॉट बक, आई एम नॉट पासिंग द बक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको मुद्दे पे आ जाऊंगा, मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। शायद मुद्दा तो यही है ना, आपका कहना ये है कि पुलिस में रिफॉर्मेशन की जरूरत है। डेफिनेटली 101% दैट विल बी द रिफॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली जुडिशरी विल रिफ्लेक्ट दैट। मैं तो वही कहता हूं कि पुलिस में आप कहते हैं कि अगर लॉ ऑफिसर्स होते तो यकीनन वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करते। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। तो बिल्कुल अब आप ये अब आप ये कहते हैं कि अब खुद इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, मतलब जुडिशल ऑफिसर। हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग वो खुद ही मुदी भी बन जाए, मुदालम भी बन जाए और मुंसिफ भी बन जाए? एक जज को सिर्फ उसको ही हैज टू बी द न्यूट्रल, he has to be the neutral, he has to do the justice with the both the parties. Lawyers, जब आप लॉयर को देखिए, जब मैं लॉयर हूं 2 मिनट के लिए विक्टिम के लिए, जब when I am arguing the case, तो मैं देखिए हिलाल साहब, आपको पता है आधे कानून ऐसे हैं जो सरकारें ढाल बनाती हैं। जी सर, आपको ये मानना पड़ेगा। बेशक अपने आप को बचाने के लिए, अपनी चोरियों को बचाने के लिए, अपनी बेईमानी को बचाने के लिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं सेडिशन की, जो शायद सेक्शन 124 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेडिशन की एग्जांपल मैं दूंगा आपको। इवन गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी जो सेडिशन लॉ है उसके खिलाफ, क्योंकि उनका कहना था कि सेडिशन के जरिए अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बोलेंगे, जज के खिलाफ बोलेंगे, किसी अथॉरिटी के खिलाफ बोलेंगे, तो वो आपको सेडिशन का केस लगा देते हैं, बगावत का केस लगा देते हैं। तो ऐसे जो कवानीन है ना, उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और हम जो है न्यू एज जर्नलिज्म करते हैं। आप भी यकीन रखते होंगे कि न्यू एज जुडिशरी भी होनी चाहिए। अब जो लोग हैं वो इंसाफ पे यकीन रखते हैं, वो ईमानदारियों पे यकीन रखते हैं। बहरहाल आपके पास हिलाल साहब लास्ट कमेंट पे मैं आना चाहूँगा। नीलोफर जी से मैं पूछना चाहूँगा आखिर पे। नीलोफर जी, इस डिबेट का मकसद यही था कि जो डिले होता है, कम से कम एक इंसाफ मांगने वाले को आप क्यों डिले करेंगे? ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है
ये उसका बिल्कुल एक हक बनता है कि वो जज से इंसाफ मांगे, वो वकीलों से इंसाफ मांगे, इंसाफ के हवाले से उनको बताएं कि मेरी वकालत करें आप। लेकिन कैसे ये डिले जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में इसको हम ख़त्म करके स्पीडी ट्रायल जो है केसेस का या क्रिमिनल जस्टिस का, तो कैसे किया जाए? आपसे मैं राय जानना चाहूँगा इस हवाले से। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है, व्हेन देयर इज डिले वी से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल एंड बिलीव इन इट। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस भी हैं। देखिए, एक जज जो है ये भी एक इंसान है। दिन भर अगर आप उसको 200 फाइलें देंगे कि आपने इन 200 फाइलों को देखना है, इसमें आपने मर्डर ट्रायल भी देखनी है, इसमें आपको एक्सीडेंट केस भी देखना है, इसमें आपको डिफरेंट नवीयत के डिफरेंट केसेस जो है वो चेक करने, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर तो सवाल तो फिर सरकार की फेलियर पे है। बिल्कुल, सुनिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि आप 50 जज आर फॉर पर मिलियन। आप खुद सोचिए, 1 मिलियन लोगों के लिए आप 50 जज रख रहे हैं, तो कहाँ कितने केसेस हैं, वो कितना डील कर रहे हैं? ये तो मजाक है। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जज को अपॉइंट कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो केसेस हैं जो एक नवियत के हैं, जिसमें एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल केसेस हैं तो उनका ट्रिब्यूनल अलग होना चाहिए। इसी तरह गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है, गार्जियन वार्ड्स एक्ट, उनके लिए अलग कोर्ट्स होना चाहिए। हर एक चीज़ जो है एक जज लिटरली नहीं देख सकता है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। आपने उसको फ्रेश माइंड देना है, फ्रेश एटमॉस्फेयर देना है, कम फाइलें देनी है, ताकि ही विल यूज हिज विट्स अकॉर्डिंग टू द वट एवर इज ऑन द फाइल रिकॉर्डेड देयर। तो जब आप उसको ओवरबर्डन कर रहे हैं, पर डे 200 केसेस उसको देखना है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो एक केस को 1-1 घंटा दे दे? इट्स नॉट पॉसिबल। मर्डर ट्रायल में यहाँ पर एक विटनेस को लेने में कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। अब एंड ही हैज़ टू टेल टू द लॉयर, आप उसको कंक्लूड कीजिए। 1 घंटे में आप जहां पर आप जिंदगी का सवाल है किसी का, उसको आपने डिसाइड करना है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है नीलोफर जी, आई होप यू अग्री विद मी दैट it needs reformation, judiciary Yes, needs it needs. reformation. Not judiciary only, every system। देखिए, कोई सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता है। रियलिटी और आइडियल में फर्क है। इक्वली हर किसी सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं। उन खामियों को, पेशों को देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन हो, बहुत ज़रूरत है कि मोर कोर्ट्स हो, बहुत ज़रूरत है कि जज हो, हायरार्की में कमी हो, हायरार्की जो है वहाँ पर जो मेरिट है वहाँ पर आप देख लीजिए। इन सब चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, बिल्कुल, तो इसमें जो डिले होता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलोफर जी। हिलाल साहब, आपसे मैं आखिरी पॉइंट जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑन दिस डिबेट? देखिए, इसमें एक है जो आपने इस चीज़ की एक पहल की है, बहुत ही सराहनीय है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब आप एक ही मैं बात बताओ कि रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। देयर इज़ नो नीड, रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन में भी, जुडिशियल सेटअप में भी। और हिलाल साहब हम नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक रिफॉर्मेशन होना जुडिशियल सिस्टम में। आई विल रेज माय वॉइस, आई विल रेज माय वॉइस। वी आर विद यू, नोबडी ऑन दिस अर्थ हु विल वेट फॉर जस्टिस टिल हमारी 20 years. ओके, थैंक यू। जी सिर्फ मैं जी हिलाल साहब, यू कंटिन्यू। लास्ट पे मैं सिर्फ एक ही बात ये को, जो अभी आप डिस्कशन में बोल रहे थे कि जो बर्डन है, ओवर बर्डन जो कोर्ट है, उन कोर्ट्स को ओवर बर्डन कम करना है हमें। और देयर शुड बी अ लॉ, दिस इज माय पर्सनल व्यू, दिस कैन नॉट बी वेदर इट विल बी इंप्लीमेंटेड और नॉट, दिस माय पर्सनल व्यू। जहाँ तक जो माइनर केसेस, देखिए ये मैक्ट का आपने अभी कहा, जो सोशल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, जहाँ तक मैक्ट का ताल्लुक है, मैक्ट हो गया हमारे जो एक्सीडेंट्स केसेस होते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, नहीं लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए। किसी बाप का बेटा मर जाता है, उसको सिर्फ 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल कोर्ट्स के चक्कर करने पड़ने नहीं पड़ने। बिल्कुल इसी तरह कोई सक्सेशन में है, किसी का बॉय मर गया, उसका पैसा बैंक में है, उसका पैसा गवर्नमेंट के पास है, तो उसमें 5-5, 10-10, 8-8 महीने लग जाते हैं। वैन कि अगर हम ये देख जाएंगे, अगर जो हमारे जो बेंच होता है, जो हमारा बेंच होता है, अगर बेंच पर ये ओवर बर्डन ना होगा तो लोगों को बहुत ही जल्द इंसाफ मिलेगा। और मैं एक आपकी नहीं जैसे मिले आपकी वसादत से मैं गुजारिश कर सकता हूँ, एक वसादत से आपकी गुजारिश कर सकता हूँ, कम से कम जो क्रिमिनल सरिश्ता जो है हमारा, जो क्रिमिनल साइड है, उसके लिए बिल्कुल मखसूस जज होना चाहिए हर एक अदालत में, उसमें उसके लिए अलग जज होना चाहिए। You're right. बहुत अच्छा पॉइंट बोला हिलाल साहब ने। बहुत अच्छा पॉइंट बोला हिलाल साहब ने। उसके लिए कंप्लीटली अलग जज होने चाहिए। हमेशा हर अदालत में एक अलग जज मुकर्रर किया जाए। बहुत ही अच्छा पॉइंट, थैंक यू। फौजदारी के लिए बिल्कुल अलग जज होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, और फौजदारी के लिए अलग जज जज होना होना है चाहिए। तभी बहुत- इंसाफ मिल सकता है लोगों को, वरना नहीं मिलेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिलाल Thank you, साहब। thank you, तो नाजरीन हमारे अर्ज वतन के दो मुमताज वकील एडवोकेट नीलोफर जी और एडवोकेट हिलाल साहब हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बॉलीवुड फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था कि जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख पे तारीख का सिलसिला जो है अब कम होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ख़त्म ही होना चाहिए, क्योंकि इससे एक आम इंसान के ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर होते हैं। किसी माजूर, कमज़ोर, बेबस और बेकस इंसान जो हमेशा इंसाफ का इंतज़ार करता है अदालतों के दरवाज़ों पर, उसको इंतज़ार करना पड़ता है दिहाइयों तक। ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल, आई एम कंक्लूडिंग दिस डिबेट। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कश्मीर क्राउन।